थैंक यू सर। हाँ, आपने 10th कहाँ से किया? सर मैंने 10th लांबिया गांव से श्री चांपा जी शिक्षण संस्थान से किया सर। अच्छा, 12th कब किया? 12th सर 2008 में किया सर। अच्छा, आप पीएचडी आपकी गोइंग ऑन है। क्या होता है पीएचडी, फुल फॉर्म क्या है? पीएचडी की सर फुल फॉर्म है डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी। अच्छा, कहाँ से कर रहे हैं आप ये? ये सर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से जोधपुर से कर रहा उनके मार्गदर्शन में? हूँ सर। प्रोफेसर यादराम मीणा सर हैं, उनके अंडर में कर रहा हूँ सर। अच्छा, टॉपिक क्या है? टॉपिक है सर रेलेवेंस ऑफ कोटिलियन एथिक्स इन मॉडर्न गवर्नेंस। अच्छा, एथिक्स एंड मोरालिटी में क्या अंतर होता जी सर, मोरलिटी है वो इंडिविजुअल लेवल पे होती है, वैयक्तिक होती है, जबकि एथिक्स है वो उसका दायरा है, वो समाज या एक उससे भी बड़ा वर्ग हो सकता है। और मोरलिटी है वो कई जगह डिफर करती है, जबकि एथिक्स में एक यूनिवर्सलिटी का एस्पेक्ट रहता है। है? अच्छा, आपने जैसा आपने कहा कि कौटिल्य, कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य जिनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त था सर, ये हाँ, अ, मौर्य साम्राज्य में आचार्य थे सर, चंद्रगुप्त मौर्य के। अच्छा, तो इनकी द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी। जी सर, अर्थशास्त्र की रचना की गई थी सर। अच्छा, उसका विषय वस्तु क्या थी? जी सर, ये पॉलिटी और इकोनॉमिक्स दोनों की मिलीजुली पुस्तक है। इसमें 15 अधिकरण है और विषय है वो पॉलिटी है सर। इसका मुख्य विषय है कि स्टेट क्राफ्ट किस प्रकार से होना चाहिए, और डिप्लोमेसी के भी इसमें एस्पेक्ट्स हैं सर। अच्छा, कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र और जो राजनीतिक व्यवस्था के सिद्धांत है, क्या आज के समय में वो प्रासंगिक हैं? यस सर, कौटिल्य के कई सिद्धांत है जो आज भी वर्तमान शासन में प्रासंगिक हो सकते हैं सर। उसमें उसका पहला चैप्टर है सर विनयादि कारक, जिसमें एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से राजा को किस प्रकार से विनीत होना चाहिए, किस प्रकार से अपने इंद्रियों पर संयम बरतना चाहिए, या इससे सब। उन्होंने लोक सेवक के बारे में भी कुछ कहा है कि सिविल सर्वेंट कैसे होनी चाहिए? यस सर, बिल्कुल सर। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि भ्रष्टाचार किस प्रकार से कम किया जा सकता है, और उन्होंने इस विषय को स्वीकारा कि भ्रष्टाचार है वो व्याप्त रहता है, और एक आदर्शवादी रूप से उन्होंने ये माना कि लोक सेवकों को एक तरीके से एक्सटर्नल चेक्स होने चाहिए, और उसमें वो कठोरतम सजा का प्रावधान रखते हैं सर। अच्छा, जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा है कि लोक सेवक को, एक सिविल सर्वेंट को जो स्टील फ्रेमवर्क होता है, और अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी ये कहा है कि सिविल सर्वेंट होता है वो फील्ड कमांडर की भूमिका निभाता है। तो फील्ड कमांडर किस रेफरेंस में कहा है उन्होंने? फील्ड कमांडर सर मुख्यतः ग्राउंड पे काम करने से या इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के उन्होंने कहा है। और मुझे एग्जैक्टली पता नहीं सर कि उन्होंने किस संदर्भ में कहा, लेकिन मैं अनुमान यदि लगाना चाहूँ तो सर, अच्छा, जी क्या सर। एसडीएम भी फील्ड कमांडर हो सकते हैं? सर एसडीएम है वो आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में इंसिडेंट कमांडर होते हैं सर। अच्छा, ठीक है। आपदा प्रबंधन ने कहा कि अभी प्री मानसून और मानसून का जो टाइम आ रहा है, तो उसमें बाढ़ और इनसे रिलेटेड जो इश्यूज है उनसे निपटने के लिए एक एसडीएम को क्या क्या तैयारियां अपने क्षेत्र में करनी चाहिए, पॉइंट वाइज बताइए। जी सर, एक तो सर ब्यौरा होना चाहिए हमें। सबसे पहले डेटा सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जिस क्षेत्र में हम तैनात हैं वहाँ वहाँ की पूर्व आपदा की स्थितियां कैसी रही है और वो किस जोन में आ रही है, उसकी मैपिंग होनी चाहिए। उसके आधार पे हमारी चिकित्सा व्यवस्था या जो सिविल डिफेंस की टीम है या अन्य जो तमाम ठीक है, आपकी विपासना मेडिटेशन आपकी हॉबी है, और अभी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर को भी गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है।
लेकिन साथ में ये देखा जा रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है यस सर। नेगेटिवली। तो क्या आप इससे सहमत हैं? यस सर, डेफिनेटली इसमें वर्क कौन फ्रॉम। कौन से कारक जिम्मेदार है? यस सर। कोई एक तो चार सर, कारक। यस सर, वर्क फ्रॉम, आप ये पूछ रहे हैं सर कि वर्क फ्रॉम होम से कौन कौन सी समस्याएं आ रही है मानसिक तौर पर? हाँ, मतलब इसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार है? वर्क फ्रॉम होम को भी गवर्नमेंट रखना चाहती है, लेकिन इसके साथ साथ में ऐसे इवेंट्स भी देखी जा रही है। तो इसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार है? जी सर, यदि वर्क फ्रॉम होम अधिक समय तक किया जाए तो स्क्रीन टाइम वो यदि बढ़ेगा तो ये हम्म। डिजिटल वेलबींग नहीं हो पाएगी, पहला कारण। दूसरा कारण कि लोग यदि बाहर जा नहीं पा रहे हैं और हम्म। अम्यूजमेंट और एंटरटेनमेंट में भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, तो उसके कारण भी समस्याएं आ सकती है मानसिक तौर पर। कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो भी स्ट्रेस रिलीवर होता है सर। सामाजिक प्राणी है चूंकि हम, तो कई समाज के फंक्शंस में भी हम इन्वॉल्व नहीं ठीक हो है। पा रहे हैं सर। ठीक है, इसको दूर करने में विपासना मेडिटेशन किस प्रकार से हेल्प करेगी? जी सर, विपश्यना मेडिटेशन का मुख्य लक्ष्य ये है कि हम अपने अंदर जो अंतर्निहित चेतना है उसके स्तर को बढ़ा दें, और उसके अंदर हमें जितना समय मिलता है सर, विपश्यना मेडिटेशन तो लॉकडाउन से भी एक ऊपर की चीज होती है सर। जब हम शिविर करते हैं तो वहाँ 10 दिन किसी से बात नहीं करना, 10 दिन किसी से कोई भी गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं होना। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग विपश्यना में हमें पहले ही मिलती है, और यदि इसी को हम कंटिन्यू करें तो हमारे मेडिटेशन के आर्ट्स बढ़ सकते हैं, और हम अब हमारे लिए इतना समय मिला हुआ है सर। अच्छा, हठ योग और विपासना मेडिटेशन और सहज योग, इनमें आप क्या संबंध पाते हैं? जी सर, विपश्यना मूलतः माइंड पर काम करती है, जबकि हठ योग है वो आसन से रिलेटेड है। विपश्यना हठ योग से पुरानी है सर। सहज योग के बारे में अधिक पढ़ा नहीं है, लेकिन अनुमान ये भी एक मेडिटेशन की ही तकनीक है सर। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है। अभी कोरोना से जिनके बच्चों के माँ बाप जो खो चुके हैं, उनके लिए अभी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या सहायता पैकेज जो है वो घोषित किया है? यस सर, उसमें सर्वप्रथम तो एक मुश्त 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसके हम्म। पश्चात 2,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से उन्हें दिए जाएंगे, जब तक कि वो 18 वर्ष के नहीं हो जाते। और जब वो 18 वर्ष के हो जाएंगे तो उन्हें 5 लाख की राशि दी जाएगी। और उसके पश्चात सर, नेक्स्ट नंबर। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस सर, नमस्ते सर। नमस्कार सर। ये बताइए मुझे, विपश्यना पद्धति की बात चल रही थी, तो ये इसके जनक कौन है, किन्होंने इसका? जी सर, जनक तो सर महात्मा बुद्ध को माना जाता है, लेकिन भारत में इसे पुनः लाने का श्रेय है वो आचार्य सत्यनारायण गोयनका जी को है सर। अच्छा, महात्मा बुद्ध जी ने 4 आर्य सत्य बताए हैं, क्या यस। है वो 4 आर्य सत्य? एक तो है सर दुख है, दुख का कारण है, हम्म। और दुख के कारण का उपाय है, और फिर अष्टांगिक मार्ग जो उसका मार्ग है सर। अच्छा, अभी आपने जैसे आपका, मैं देख रहा था आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत शानदार है, आप नेट हैं, जीआरएफ हैं, और सर, आप ये प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि आपका डेवलपमेंट मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से आपने खुद को ग्रोइंग किया है, वो एक स्थापित रूप से आप एक व्याख्याता आपको होना चाहिए कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में। तो ये प्रशासन के लिए अचानक से आप, मतलब कैसे आपने खुद को डाइवर्ट? यस सर। सर मैं 2013 तक जब मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से मास्टर्स की थी सर, तो मैंने ये सोचा कि क्या मैं सिर्फ सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन करूं या उसके साथ साथ मैं अपनी पीएचडी भी जारी रखूं। तो मैंने ये पाया सर कि मैं ऐसा विषय ढूंढ लेता हूं जिसका कन्वर्जेंस हो प्रशासन में भी, और मैं पीएचडी भी अपनी सतत अनवरत रूप से करता रहूं सर। तो दोनों में मैं इन्वॉल्व होना चाह रहा था सर। और जी सर। नहीं, अच्छा है आपका विषय, मैं देख पा रहा हूँ लोक प्रशासन से जुड़ा हुआ ही है, गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। ये गुड गवर्नेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है? सर जी सर, गुड गवर्नेंस सर वर्ल्ड बैंक ने 1992 में एक अवधारणा दी थी,
जिसके 8 पिलर्स बताए हैं सर। उसमें पार्टिसिपेशन ऑफ, जिसमें सहभागिता हो, साथ ही साथ विधि का शासन की पालना हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, एफिशिएंसी हो, इफेक्टिवनेस हो, ये आ वेरी सकता गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप बता रहे हैं। और कौटिल्य के आपने अर्थशास्त्र का भी जिक्र किया, लेकिन भारत का अर्थशास्त्र तो गड़बड़ा गया है पूरा, एकदम से अर्थव्यवस्था डाउन में जा रही है, आप देख ही रहे हैं। क्या उपाय करेंगे आप, क्या सलाह देना चाहेंगे सरकार को, इस अर्थव्यवस्था को कैसे उभारें, कोई 4 पॉइंट बताइए। यस सर, सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है सर कि लॉकडाउन, या लॉकडाउन पूर्ण रूप में लॉकडाउन नहीं था, लेकिन फिर भी सप्लाई चेन की जो बोटलनेक्स थी वो दुरुस्त हो जाएंगी सर, तो वापस हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पे आ जाएंगी। दूसरा पॉइंट ये रहेगा सर कि सरकार के द्वारा एक तरह का पैकेज घोषित किया जाए, जिसमें एक मिनिमम अमाउंट दिया जा सकता है, या यदि वो मिनिमम अमाउंट नहीं दिए जा सकते तो दूसरे ऐसा एक पैकेजेस है वो फ्यूचर में हम उम्मीद कर सकते हैं। वो तो सरकार दे ही रही है आत्मनिर्भर पैकेज, लेकिन उसकी रिपोर्ट ये है कि लोग पैसे ही नहीं उठाए, वो पूरा पैसा अभी बैंकों में ही पड़ा हुआ है, आपकी ये सर, जानकारी मांगा हुआ। ये सर आत्मनिर्भर पैकेज में तो सर इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स को दिया गया है। यदि हम इंडिविजुअली, यदि किसी को एक मिनिमम बेसिक पेमेंट सॉर्ट ऑफ एक प्लान लेके आए, तो उससे खपत, जब लोगों के पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे होंगे तो मार्केट में एक तरीके से लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लेकिन एक वर्ग ये कह रहा है कि नोट छापने चाहिए सरकार को, नोट छाप के सरकार सर्कुलेट करे अधिक से अधिक, क्या ये सॉल्यूशन कैसा लगता है आपको? ये सर सॉल्यूशन अच्छा नहीं होगा सर। इससे हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो रेटिंग एजेंसीज हैं सर, उसमें हमारी साख गिर जाएगी और इन्वेस्टमेंट है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है सर। लेकिन कई देशों ने इसको किया है, अमेरिका ने खुद इस तरह के सॉल्यूशंस किए हैं आर्थिक मंदी से उबरने के लिए। खैर, यस। हाँ ठीक है, हम थोड़ा सा टॉपिक पे और चेंज करते हैं। संस्कृत आपका विषय रहा है और हम देख रहे हैं कि संस्कृत के प्रति विद्यार्थियों का भी रुझान कम है, समाज में भी उतनी ज़्यादा संस्कृत को लेकर के एक बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है। तो क्या कारण आप इसके देखते हो, कोई 3 कारण आप बताएं, और बतौर एसटीएम आप अपने उपखंड में कैसे इसको प्रमोट करोगे? यस सर, बस सर संस्कृत के प्रति जागरूकता नहीं होने के पीछे सर, एक तो संस्कृतज्ञों द्वारा संस्कृत की जो संस्कृत शिक्षा है उसका सरलीकृत नहीं करना है सर, ताकि छात्रों में रुचि नहीं है सर। साथ ही साथ में संस्कृत के विद्यार्थियों में एक एहसास है कमतरी, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है सर, उसे दूर करना होगा, और शिक्षण की पद्धतियां हैं उनमें परिवर्तन करना होगा, और शासकीय स्तर पर भी कुछ एक तरीके से अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता है। एज ए एसटीएम सर, मैं ये कर सकता हूँ कि जहाँ 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 संस्कृत के विद्यालय होते हैं, अलग से होते हैं सर, वरिष्ठ उपाध्याय और उपाध्याय, उन छात्रों में मैं उन्हें ये भी उनके सामने ये भी संदेश प्रेषित करना चाहूंगा कि वो केवल संस्कृत नहीं, आंग्ल और दूसरी भाषाओं का भी अध्ययन करें, ताकि वो किसी भी धारा में पीछे नहीं छूट जाएं, सभी एक तरीके से समग्र रूप से। और हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो उसी दिशा। वो तो संस्कृत महाविद्यालय वाले तो संस्कृत पढ़ ही रहे हैं, उनको तो मोटिवेट नहीं भी करोगे तो भी पढ़ेंगे। जो नहीं संस्कृत से जुड़े हुए आम जन हैं उनको कैसे करोगे? और संस्कृत को लेकर के ये भी आरोप है कि एक वर्ग विशेष का इसको फायदा होता है, जो तथाकथित उच्च जातियां हैं वो इसको ज्यादा लाभान्वित होती हैं। आम और सरलीकरण हमारा गांव का जो बिल्कुल बॉटम लाइन पर आदमी है वो संस्कृत का उतना लाभ नहीं लेता। क्या ये मिथक है या ऐसा इसमें कुछ सच्चाई भी लगती है आपको? जी सर, इसमें कुछ निश्चित रूप से आंशिक रूप से सत्य है कि एक तरीके से सभी वर्ग है वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन एक वर्ग की भाषा है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ सर। संस्कृत भारती जैसी संस्था है, एनजीओज हैं, जो लगातार गांव के क्षेत्र तक जाकर इवन राजस्थान में भी एक कई गाँव में वहां पर पूरा संस्कृतमय हो गया है गाँव सर। तो संस्कृत भारती के शिविर लगा सकता हूँ सर मैं एज ए एसडीएम, वहां पर जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहें, संभाषण करना चाहें। और एक हो गया आपका दूसरा पॉइंट। दूसरा सर, संस्कृत से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं उनको मैं एक पर्सनली एक इंडिविजुअल लेवल पर उनमें कोऑर्डिनेट करके। क्या कर रही है राजस्थान सरकार संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए? कोई 4 कदम बताइए जो उठा रही है। जी सर, अभी रिसेंटली सर वैदिक शिक्षा, वैदिक वो तो अभी होगा, शिक्षा बोर्ड बनेगा, वो तो अभी पाइपलाइन में। ठीक है, और बताइए क्या चल क्या रहा है संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए?
जी सर, सबसे पहले तो सर राजस्थान में संस्कृत शिक्षा का एक अलग से विभाग है। और उसके अलावा सर रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भी यहाँ पर है, संस्कृत अकादमी है सर, और संस्कृत के लिए अलग से विश्वविद्यालय, इतने विश्वविद्यालय हैं सर यहाँ पर अलग से। वरिष्ठ उपाध्याय, उपाध्याय, आचार्य, इन सब के लिए पढ़ने की पूर्ण व्यवस्था। एजुकेशन में ही है, आपने जितने भी बताए वो शिक्षा के क्षेत्र में बताए, तो सर, शिक्षा से अलावा संस्कृत का कोई उपयोग हो सकता है क्या? सर ज्योतिष में उपयोग है, या फिर शाबाश। ज्योतिष के अलावा सर जो ट्रांसलेशंस में अच्छा करना चाहते हैं जो विद्यार्थी, उनके लिए भी संस्कृत में रोजगार बढ़ाने की आवश्यकता है सर। नहीं, मेरा लास्ट प्रश्न है सर, मैं मेरे बेटे को क्यों संस्कृत दिलाऊं जबकि मैं अंग्रेजी दिला करके उसे वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकता हूं। कॉम्पिटिशन्स में उसको अंग्रेजी दिलाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आप मुझे कन्विंस करिए कि सर आप मुझे इसलिए अपने बच्चे को संस्कृत में भेजना चाहिए। यस सर, मुझे लगता है निश्चित रूप से आपको अपने बच्चे को संस्कृत में भेजना चाहिए सर, क्योंकि संस्कृत है वो केवल रोजगार ही नहीं, बल्कि संस्कृत का अर्थ होता है परिष्कृत जीवन शैली। तो एक समग्रता लिए हुए हैं सर संस्कृत, और हम जो जीवन मूल्य संस्कृत में सीख पाते हैं सर, जिस तरह के हमारा वेद, हमारे रामायण, हमारी महाभारत, या तमाम हमारे जो संस्कृति के पहलू हैं, ऐतिहासिक पहलू हैं, भारत को यदि हमें जानना है, हमें संस्कृति को जानना है, तो संस्कृत को जानना होगा। और मैं ये भी रिकमेंड करता हूँ सर कि आप दूसरे विषय आंग्ल भी सीखें, कोई विरोध नहीं है भाषाओं में, आंग्ल भी सीखें ताकि संस्कृत हम दूसरों को भी सिखा पाए जो संस्कृत या हिंदी या देवनागरी में इतने पारंगत ना हो। थैंक यू। थैंक यू सर। कार्तिक जी, नमस्ते आवाज मैम। आ रही है आपको? हाँ, यस मैम। नमस्ते, नमस्कार। आप संस्कृत से हैं ना? आपने चंपू काव्य के बारे में सुना है? यस मैम, चंपू काव्य के बारे में सुना है मैम। क्या होते हैं चंपू काव्य? चंपू काव्य मैम गद्य और पद्य से समृद्ध, दोनों का मिक्स होता है मैम, दोनों से समृद्ध रचनाएं होती है मैम। अच्छा, तो आपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण तो जरूर सुने होंगे। यस मैम। तो आपको क्या लगता है कि उनके जो भाषण है, क्या वो चंपू काव्य की शैली में है, या वह उस तरीके से बनाए गए हैं? यस मैम, जिस तरीके से वो भाषण देते हैं उसमें गद्य अपना एक स्पीच होता है, साथ ही साथ में वो संस्कृत के कोटेशन, या कई अन्य जगह यदि सिख धर्म से वो हैं तो वहाँ के सिख धर्म की भी वहाँ पे वो कोट करते हैं, तो उसे चंपू की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये मानते हैं कि संस्कृत का एक योगदान है, भाषण में भी एक अच्छा भाषण तैयार कर सकते हैं आप चंपू काव्य के माध्यम से? यस मैम, बिल्कुल। ठीक है, आपने विपश्यना की बात की है। विपश्यना का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या है उसका? विपश्यना का शाब्दिक अर्थ है मैम विशिष्ट रूप से देखना, इनसाइट, एक या ऑब्जेक्टिविटी के साथ में भी देखना, विशिष्ट रूप से देखना, भी उपसर्ग किसको से देखना? संबंध। जी मैम, इसके लिए यहाँ ट्रेनिंग होती है, और हमारी जो सेंसेशंस है, बॉडी की सेंसेशंस, उनको देखना, और यदि वो स्थूल या सूक्ष्म किसी भी प्रकार की हो उसमें समता स्थापित करना। आदि गुरु किसे कहा गया है? सॉरी मैम, कैन यू रिपीट? आदि गुरु की उपाधि किसे दी जाती है? आदि गुरु मैम भगवान शिव को कहा गया है आदि गुरु, या आदि 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 कवि मैम वाल्मीकि को कहा गया है आदि गुरु, आई एम नॉट श्योर। योग गुरु किसे कहा गया है? योग गुरु भगवान शिव। और योगेश्वर? योगेश्वर भी भगवान शिव को कहा गया है। आप श्योर है इन तीनों टर्मिनोलॉजी में किसको क्या कहा गया है? योग गुरु, मैं एक अनुमान लगाना चाहूंगा मैम, एक बार आप इजाजत दें? हाँ, लगाइए। योग गुरु पतंजलि को कहा गया है मैम, योगेश्वर भगवान शिव को कहा। और आदि गुरु? आदि गुरु श्योर नहीं हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आदि गुरु शिव को कहा गया है, योगेश्वर कृष्ण को कहा गया है।
ठीक थैंक है। यू मैम। आप पाली डिस्ट्रिक्ट से हैं, पाली डिस्ट्रिक्ट की प्रमुख समस्याएं बता दीजिए 5। जी मैम, पाली की सबसे बड़ी, पाली शहर की समस्या है पोल्यूशन, और दूसरी समस्या है पाली से पलायन की समस्या है, और तीसरी समस्या है महिला साक्षरता है वो 48% ही है मैम, और चौथी समस्या है एसडीजी के कुछ मानक हैं, उसमें भी पाली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है मैम, खास करके पोषण को लेकर के। हेलो। जी मैम। 5 समस्या। तो आपको अगर पाली जिले का एसडीएम बना दिया जाता है तो आप कौन सी समस्या पे फोकस करेंगे, आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी? मेरी प्रायोरिटी मैम शिक्षा रहेगी, और शिक्षा के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन रहेगी मैम, जिससे काफ़ी समस्याओं का सॉल्यूशन है, चाहे महिला साक्षरता हो, चाहे माइग्रेशन की समस्या हो, या पाली ये पाली जिले की कोई फेमस पर्सनालिटीज महिलाओं में आप बता सकते हैं? बीना काक है मैम एक तो, जो किस क्षेत्र मंत्री में भी, योगदान है इनका? वो साहित्य के क्षेत्र में भी योगदान है, वो मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, और सिनेमा में भी उन्होंने काम किया है, और अच्छा, आपने राजस्थानी को जेएनयू लेकर। से स्टडी की है? यस मैम। आपने जेएनयू के बारे में कहा जाता है कि जेएनयू एक एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज के लिए फेमस है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कॉलेजेस में आजकल पढ़ाई नहीं होती है और पढ़ाई के नाम पे दूसरी एक्टिविटीज ज्यादा हो गई हैं, और वहाँ बच्चे जो हैं वो जो एक्चुअल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी सीट हत्या करके या उनका जो राइट है उसको हत्याते हैं और वहाँ इतने इतने समय तक रहते हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि जेएनयू के बारे में जो परसेप्शन है वो ठीक नहीं है। यदि कोई भी जेएनयू विजिट करेगा तो निश्चित रूप से ये जो परसेप्शन है वो चेंज होगा, और माननीय शिक्षा मंत्रालय की जो ये रिपोर्ट है, या शिक्षा मंत्री जी की भी रिपोर्ट है, उसमें जेएनयू है वो सदैव एकेडमिक एक्सीलेंस का केंद्र रहा है। टॉप 5 में जेएनयू का नाम आता है मैम। यहाँ के इतने बड़े एल्यूमिनी हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं, और जो आईएएस की भी ट्रेनिंग करते हैं उन्हें जेएनयू से डिग्री मिलती है मैम, और तो फिर क्या जेएनयू। रीजन है वहां पे? आप बता रहे हैं कि इतने अच्छी अच्छी एक्टिविटीज होती हैं और इतने इतने बड़े स्कॉलर्स निकले हैं, प्रोफेसर निकले, तो क्या रीजन है वहाँ इतनी एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज का? मैम एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज चंद फ्यू इंडिविजुअल्स हैं जो उनके कारण वो इस तरह के नारे या इस तरह पॉलिटिकली चार्ज वहाँ पे माहौल रहता है मैम, और वहाँ पर लेफ्ट का गढ़ है वो, और लेफ्ट है वो बिल्कुल थोड़ी हिंसा और थोड़ी एक रेडिकल चेंजेस को एक तरीके से आगे रखता है। तो इसके कारण वहाँ पे क्लैशेज होते हैं, और वो फ्यू इंडिविजुअल के क्लैशेज हैं वो पूरी यूनिवर्सिटी को एक तरीके से उसकी इमेज को टार्निश करते हैं। ठीक है। आप फिलोसफी के स्टूडेंट भी हैं, आपको फिलोसफी में कौन से 2 फेमस फिलोसोफर पसंद है? आपके फेवरेट फिलोसोफर कौन से हैं? यस मैम, मेरे फेवरेट फिलोसोफर्स में मैम इंडियन फिलोसोफर में मुझे सबसे अच्छे पतंजलि लगते हैं, योग, पतंजलि का योग, और वेस्टर्न में मैम मुझे स्टोइक फिलोसफी बहुत अच्छी लगती है। कौन? वापस बताइए। स्टोइक स्टोइक फिलोसफी है मैम, वो काफी अच्छी नहीं, लगती मैंने है। फिलोसोफर का नाम पूछा, फिलोसोफर का। फिर फिलोसोफर में मैम मार्कस ऑरेलियस, स्टोइक आप फिलोसोफर। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, यस आप मैम। प्लेटो और महात्मा गांधी में से किसे बेस्ट मानते हैं? एज ए फिलोसोफर या मैम एज ए जो दूसरे हम। कैसे भी समझो आप, आइडियोलॉजी किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं, चाहे आप आइडियोलॉजी समझो, चाहे आप उनकी फिलोसफी समझो, जैसा भी आप जवाब देना चाहें। महात्मा गांधी को मैम। आपको लगता है कि प्लेटो एक अच्छे व्यक्ति या अच्छे फिलोसोफर नहीं थे? प्लेटो अच्छे फिलोसोफर थे मैम, लेकिन प्लेटो अपने जो विचार हैं उनको धरातल पे नहीं लेके आए। महात्मा गांधी ने जो सोचा, जो समझा, जो बोला और जो किया, उसमें एक हार्मनी थी मैम, समन्वय था। चलिए ठीक है, थैंक यू दीपेंद्र जी। आप कार्तिक जी आप जा सकते हैं। धन्यवाद, थैंक आपका यू। इंटरव्यू ओवर होता है। थैंक मैं यू सो फीडबैक मच। दे दूं? एक मिनट। हाँ हाँ। मैं फीडबैक दे देती हूँ। यस मैम। कार्तिक जी, अच्छा था आपका, और कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है, नॉलेज भी अच्छा है आपको।
इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना आपसे कि प्लेटो या महात्मा गांधी इस तरह में से कौन अच्छा है, तो आप ये कह सकते हैं कि अपने अपने समय काल में अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार हर कोई अच्छा होता है। मीन्स वो उनकी टाइम की फिलॉसफी थी, जब वो विमेन को इतना कंसिडर नहीं करते थे ना, जब फेमिनिज्म को इतना नहीं मानते थे, वो उनकी सिचुएशन उस टाइम थी। जैसे कई बार हम क्रिटिसिज्म करते जवाहरलाल नेहरू और अगर मोदी मोदी जी के बारे में, तो कहेंगे कि नहीं जवाहरलाल नेहरू अच्छे नहीं थे, ऐसा कई बार लोग कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, उस वक्त जैसा भारत उन्हें मिला था, जो कंडीशंस थी, जो सिचुएशंस थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो हर व्यक्ति अपने समय काल अनुसार अच्छा होता है, तो मेरे लिए दोनों ही अच्छे हैं, मैं दोनों की फिलोसफी को फॉलो करता हूँ। इस तरीके से आप अपना जवाब दे सकते हैं। बाकी ओवरऑल अच्छा था, काफी सारे क्वेश्चंस आपके अच्छे अच्छे राकेश जी और जय जी ने पूछ लिए थे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा है आपका, अच्छा करेंगे आप, डोंट थैंक यू वरी। सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके सर मैं बता देता हूँ, यस सर। आपने बहुत बढ़िया कहा, लेकिन मैं 2-3 चीजें आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपका इंटरव्यू आपकी पीएचडी पर, आपकी संस्कृत पर चला, तो आप, और आपके इस पर चला हॉबी पर, जो कि चलेगा, आधा आधा टाइम वो लेगा, तो ये पूरा चांस है कि आपको बहुत अच्छा देंगे। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू शिफ्ट हुआ इससे, और जो कि हो सकता है कई बार क्या करते हैं कि वो एकदम से चेंज हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा तैयार रहना चाहिए। जैसे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए 4 ऑप्शंस बताने हों। अच्छा, दूसरा, आपने एक सर से जब पूछा था, जब जयेश जी पूछ रहे थे, सर आप क्या ये पूछ रहे हैं क्या, इस तरह से आपने पूछा ना, तो ये थोड़ा सा क्या है कि इसको और मुझे लगता है मॉडिफाई किया जा सकता है। एक सर, मुझे ना आपके उत्तरों में ठहराव तो दिख रहा है, ठहराव अच्छी चीज है, लेकिन उत्साह नहीं दिख रहा है। जो जोश होना चाहिए ना सर, मतलब वो यस दोनों ही चीजें चाहते हैं। आप जैसे योगी हैं, योग करते हैं आप ना, तो इसलिए आप में ठहराव अच्छा है, लेकिन उनको उत्साह भी चाहिए, एक ऐसा चुलबुला ऑफिसर भी चाहिए साथ साथ, जो मतलब यस सर। तैयार हो, मतलब कुछ भी करने के लिए, है ना। बिल्कुल तो सर। वो भी थोड़ा सा प्रश्नों के साथ, वो मतलब प्रश्न आता है, फिर आप उसको सुनते हैं, फिर आराम से जवाब देते हैं, बजाय इसके प्रश्न की तरफ आपकी थोड़ी क्यूरियोसिटी दिखनी चाहिए कि अच्छा इसका जवाब दे रहे हैं करके, वो अच्छा लगता है सामने वाले को। जैसे आपने बीना का कहा शायद, तो श्रीमती वगैरह ऐसे शब्द भी हम प्रयोग करें तो थोड़ा बेटर यस रहेगा। यस यस सर। और एक शब्द आप यूज किए थे, लेफ्ट का गढ़ है, तो ये तो राजनीतिक शब्द है सर, इस तरह के शब्दों से बचना ही है हमें, है ना। बिल्कुल। ये तो एकदम आपका क्या है, मान लो लेफ्ट माइंडेड कोई हुआ, तो उसको थोड़ा सा हर्ट कर जाएगा एकदम से, है ना। यस तो सर। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपने पहले उत्तर सही दे रहे थे, और एकदम लेफ्ट के गढ़ की तरफ आप मूव कर गए ना, तो वो थोड़ा सा, बाकी बहुत अच्छा है सर, मतलब 90% चीजें अच्छी हैं जो मैंने बताई, वो मुझे थोड़ा ऑब्जर्वेशन में लग रही है। हो सकता है ऐसा ना हो, ये भी अंतिम सत्य नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर, बिल्कुल काम करूंगा मैं। ओके सर। हाँ कार्तिकेय जी, आपका अच्छा था। मैंने तो पहली बार लिया है आपका। आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें जो मैच्योरिटी है वो, और आपके आंसर में मैच्योरिटी है वो ज़्यादा मेल नहीं हो रही है। अच्छा सर। समझ गया ना आपने क्या कहना चाह रहा था, जी। उस लेवल की थोड़ी वो रखना। और आप जैसे वो एक वो बता ही दिया था इन्होंने, राकेश जी ने। और एक इसमें बाकी तो आपको ऑल ओवर अच्छा ही था। फील्ड कमांडर वाला आप देख लेना कि जैसे एसडीएम के फील्ड में कौन कौन से कार्य होते हैं, प्रशासनिक कार्य न होकर के, और वो बाकी फील्ड के जितने भी कार्य, केवल आपने एक ही एस्पेक्ट को फॉलो किया है, वो आपदा प्रबंधन वाला। इसलिए हालांकि मैं आपको चाहता तो आपदा में बहुत सारी चीजें पूछ सकता था, फिर मैंने केवल एक केस स्टडी पूछ के फाइनल कर दिया टाइम लिमिट के हिसाब से। यस तो सर। थोड़ा ऐसे शब्दों के आप एक बार देख लेना ढंग से कि फील्ड बिल्कुल। में और कौन कौन से काम होते